हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं में एकल नागरिकता। यानी कि भारतीय संविधान है, यानी संसद ने या भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो स्थिति है वो अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था हमारी है संघात्मक, लेकिन नागरिकता हमारी है एकात्मक। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है आज का अपना एकल नागरिकता। और फिर अपना टॉपिक रहेगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो आदर्श प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एकल नागरिकता, तो हमने एकल नागरिकता का ये सिद्धांत है या फिर एकल नागरिकता हमने किस देश से ली है? तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से, इकेरी नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। लेकिन अपना संविधान है वो कैसा है? संघात्मक संविधान या संघात्मक व्यवस्था। तो एकल नागरिकता का विचार, एकल नागरिकता का विचार भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता मतलब पूरे देश के नागरिक है, उनके स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है। जब तक जम्मू कश्मीर अपना जो राज्य है उसका वो एक राज्य था, उसको अपने 5 अगस्त को जब संसद में अमेंडमेंट जो बिल है वो पारित हो, उससे पहले वहां पर दोहरी नागरिकता थी। एक तो देश की नागरिकता थी, एक राज्य की नागरिकता थी। अब भारत में कहीं पर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में इकेरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब ये दोहरी नागरिकता क्यों नहीं रखी गई थी? देखिए, भारत में या भारत द्वारा संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। अब जहां जहां संघात्मक व्यवस्था है लगभग वहां पर सभी जगह क्या है? दोहरी नागरिकता। जब संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होती है? दोहरी नागरिकता। जैसे हम देख सकते हैं अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता। एक तो होती है राज्य की नागरिकता, राज्य की नागरिकता, और दूसरा होती है देश की नागरिकता। तो भारत ने जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है तो यहां पर होना क्या चाहिए? दोहरी नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमत्तापूर्ण या बुद्धि से काम लिया और उन्होंने देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए संघात्मक व्यवस्था के साथ एकल नागरिकता को अपनाया। कैसी है नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि स्टेट की अलग से कोई नागरिकता नहीं होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति राजस्थान का निवासी है तो
संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार अमेरिका में किस प्रकार है, उस तरह देखा जाए तो उसे एक राजस्थान की नागरिकता होगी उसके पास, और एक भारत की नागरिकता होगी। तो भारतीय संविधान में यह सिस्टम नहीं है। हम सब भारतीय हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम राजस्थान, कह सकते हैं लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि वह राजस्थानी है, ये वो है, ये वो है। यानी कि आपकी नागरिकता कैसी है तो वहां पर क्या आएगा, भारतीय नागरिकता में क्या आएगा, भारतीय आएगा, ना कि किसी राज्य का, जैसे राजस्थानी नागरिकता कैसी कि राजस्थानी, ऐसा नहीं आएगा। हाँ है जरूर, ये लिखा होगा उस गांव का, उस जिले का, उस स्टेट का है, बट ये नहीं है कि उसकी नागरिकता है वो उस राज्य की है, उसकी नागरिकता क्या है, वो भारतीय है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है शासन की, उसमें एकल नागरिकता को अपनाया है, ना कि दोहरी नागरिकता को। दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाने का कारण क्या था, दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाने का कारण था देश की एकता और अखंडता को कभी भी किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे। जब देखिए दो व्यक्ति जब मिलेंगे तो होगा क्या, वो कहेगा मैं वहां का हूं, मैं वहां का हूं, मैं इंडियन नहीं कह के क्या बोलूं, मैं राजस्थानी हूं, कोई बोले मैं गुजराती हूं, कोई बोले मैं महाराष्ट्र से हूं। तो मतलब उसकी नागरिकता है वो अलग अलग स्टेट्स की, और भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, जिससे क्या है कि वो एक दूसरे को अलग महसूस करना। किसी के दिमाग में या किसी के मन में यह आता है कि मैं इससे अलग हूं, ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर रखा है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है आदर्श। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं आदर्श। देखिए भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं आदर्श का उल्लेख करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है भाई ऐसा राज्य और ऐसा राज्य का सिस्टम जिसमें सभी लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कार्य किया जाता है। अब इनको हम कहां से ले सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों से ही हमें यह पता चलता है कि राज्य कैसा है, लोक कल्याणकारी राज्य। तो नीति निर्देशक तत्वों का विशेष योगदान रहेगा। इनसे ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसकी जो विशेषता है, जिसमें क्या लिखे हैं, नीति निर्देशक तत्व, जिससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह राज्य कैसा है, लोक कल्याणकारी राज्य है। इसमें क्या है कि प्रत्येक जो राज्य है, देश में प्रत्येक राज्य है, वो राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से, यानी कि राज्य में जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों के हिसाब से वो लोगों को, जनता को क्या करवाएगा, रोजगार उपलब्ध करवाएगा। फिर पहले तो ये बात है कि उसके पास है, अगर उपलब्ध संसाधन है तो वो प्रत्येक व्यक्ति की भलाई का काम करेगा। दूसरा क्या करेंगे, अगर उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, राज्य के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा, ऐसी परिस्थिति में जनता है वो उस राज्य का विरोध नहीं कर सकती, न्यायालय में नहीं जा सकती कि भाई उस राज्य में तो लोगों को इतना रोजगार दिया जा सकता है, दिया जा रहा है, और पड़ोसी राज्य में इतना दिया जा रहा है और हमारे राज्य में नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे राज्य में भी नीति निर्देशक तत्व सभी लागू होने चाहिए, नहीं होने पर हम न्यायालय जाएंगे। तो न्यायालय में इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस राज्य की स्थिति के आधार पर डिपेंड करते हैं। फिर है कि भाई राज्य में वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, तो वृद्ध लोगों को पेंशन दिए जाए, वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए,
तो वृद्धजनों के लिए भी कुछ रोजगार के या फिर जो काम कर सकते हैं वहां तक के लोगों के लिए काम की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। तो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, 60 से ऊपर के लोगों को क्या दिया जाए, ऊपर के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। तो ऐसे उनको काम देकर तो काम उनसे होगा नहीं, तो उनको क्या दिया जाए, पेंशन। राज्य सरकार है, काफी राज्य सरकार है और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को पेंशन दे रही है, जिससे कि वो अपना खर्चा वो निकाल सके। फिर है सभी लोग, राज्य के जितने लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, तो उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था की गई है, जो कि नरेगा, जिसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। तो वो रोजगार की क्या देते हैं, गारंटी भी देते हैं। ये पूरे देश में लागू है, तो जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाता है। फिर है कि विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को भी कुछ छूट दी जाए। तो जो महिलाएं सेवा क्षेत्र में यानी नौकरियां कर रही है, उन महिलाओं को भी जो विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि महिला है वो मां बनने वाली हो, तो उन्हें 194 दिन की सवैतनिक छुट्टी या अवकाश, दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। पिता को भी 15 दिन का अवकाश मिलते हैं, और जो बच्चे हैं उनका तो वो जो 44वें संविधान अपने अनुच्छेद में था, वो मूल अधिकार 21A में ले आए कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पालन गवर्नमेंट या सरकार करवाएगी। तो उसमें क्या कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए एक तो शिक्षा जो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी फ्री में, और ये उनका अधिकार हो गया कि भाई वो 6 से 14 वर्ष के बीच में आयु में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अपने अभिभावकों के लिए ये मूल कर्तव्य बना दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को घर पे ना रोके, उनको शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य बनेगा, किसका बनेगा, अभिभावकों का बनेगा। और फिर राज्य के लोगों के लिए जो उद्योग है उनके माध्यम से, उद्योग है हम कह सकते हैं इंडस्ट्री लगवा के लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इनकी इन चीजों से, इन विचारों से, इन जो कई बातों से एक ऐसा राज्य स्थापित हो जाता है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त होते हैं, या कोई भी व्यक्ति है इसमें बेरोजगार या फिर दबकर नहीं रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार नागरिकों के लिए वस्त्र, भोजन जैसे कि पौष्टिक आहार, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ये काम जो सरकारें करेगी, इनकी शिक्षा का स्तर बराबर रहेगी, और आवास यानी कि लोगों के पास रहने के लिए अपना मकान बन जाएगा, तो उनका जो स्तर है वो कम ज्यादा नहीं होकर बराबर हो सकता है। और उसे बराबर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्थिक असमानता, उसको सही करना जरूरी है। आर्थिक असमानता, इसे दूर करना जरूरी। तो राज्य और केंद्र सरकार का ये कर्तव्य बनता है
और ये नीति निर्देशक तत्वों में भी है कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। मूल अधिकारों में भी कुछ ये बातें हैं जिनमें कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, जैसे कि अनुच्छेद 15 है, 16 है, तो विधि के समक्ष कानून में जो समानता है, तो ये समानता के अवसर उपलब्ध करवाकर असमानता को कम किया जा सकता है। फिर है कि आर्थिक असमानता, अब क्या करना है, केंद्र और राज्य सरकार ऐसे अवसर या ऐसी गतिविधियां करे जिनसे कमजोर वर्ग है उनको आर्थिक या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ऐसे अवसर उपलब्ध करे। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो कमजोर है उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो। अवसर कैसे प्राप्त हो? रोजगार के, ताकि वो जो उनका आर्थिक स्तर है उससे नीचे ना जाए। और जो आर्थिक रूप से समृद्ध है तो देश को चलाने के लिए या देश में जो नियोजन, देश की जो योजना है, देश के आर्थिक ढांचे को या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो योजनाएं लागू की जाती है, उन योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए और जो संपत्ति है वो जब एक स्तर से ज्यादा हो तो उन पर टैक्स लगाकर राज्य या देश की स्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए, देश के कोष को मजबूत किया जाना चाहिए और उस कोष से फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाकर मजबूती प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट अपना रहेगा अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था। जो पिछड़े हुए लोग हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास है, विशेष पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए जो हमारे संविधान विशेषताएं, जो विशेष परिस्थितियां उनके लिए डेवलप की गई है, उनके बारे में हम देखते हैं। अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से या अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई के कल्याण की विशेष व्यवस्था। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में क्या है कि जो एससी और एसटी वर्ग है उनके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां बनाई गई है। अब सरकार में भी उनको हिस्सा बराबर दिया गया है। कैसे दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में तो जो विधानसभाओं से और लोकसभाओं से और अपने जो विधान परिषद है तो वो चुनाव उनके विधानसभा और लोकसभा के लोग हैं वो चुनाव करते हैं। कुछ लोग जो 12 लोग हैं उनको राष्ट्रपति नामित करता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो कुछ सीटें फिक्स की गई है कि वहां पर से इसी वर्ग से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या है कि संसद में भी इस वर्ग का कुछ अपना पर मान लो इस वर्ग का भी महत्व रहता है या इस वर्ग का भी संसद में कुछ दबाव बनता है संसद पर कि भाई इतनी सीटें हैं उनके लिए फिक्स है तो इनके लिए भी कुछ विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए। तो इनके लिए जो सीटें फिक्स की गई वो 84, इनके लिए की गई 47।
इतनी सीटें तो इनकी होगी। 131 सीटें, 545 है, उनमें से 131 अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 पर निर्वाचन होता है। अब 545 में से 2 को मुख्यमंत्री क्या कर, सॉरी प्रधान अपना राष्ट्रपति है वो नामित करता था एंग्लो इंडियंस को, लेकिन 25 जनवरी 2020 के पश्चात जो उनका ये जो बना था संविधान संशोधन के तहत इनको जो ये सीटें फिक्स की गई थी, इनके लिए तो ये आरक्षण बढ़ा दिया गया था, लेकिन एंग्लो इंडियनों का आरक्षण है वो हटा दिया गया है। अब देखो 25 जनवरी 2020 तक यही लागू था इनके लिए कानून आरक्षण का, लेकिन इसे अब आगे बढ़ाकर 104वें संविधान संशोधन से आगे बढ़ा, इसे 104वें संविधान संशोधन से इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ा दिया गया है। फिर देखिए नौकरियों में भी, इनकी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ओबीसी के लिए भी, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी में से एसबीसी को दिया गया और फिर अपना भारतीय संविधान में एक और जो संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत क्या हो गया, 10% जो जनरल के लोग हैं 10% आरक्षण जनरल जो नागरिक हैं जो जनरल वर्ग में आते हैं उन लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनका क्या होना चाहिए, आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। जिनकी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए उनको 10% सेवाओं में आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को आरक्षण दिया गया। फिर हम देखते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को विशेष यानी कि अधिकारों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि ये भाषा, साहित्य, धर्म, लिपि, भाषा, धर्म और लिपि को जो अल्पसंख्यक है वो बनाए रख सकते हैं। इनको ये अधिकार दिया गया, इनका ये धार्मिक अधिकार है। जैसे कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी धर्म विशेष को सहायता प्रदान करेगा, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग है जिनमें हम लेते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये अल्पसंख्यक माते हैं। हिंदुओं की अपेक्षा ये कम है, इनकी संख्या कम है, तो इनके लिए जो भाषा, धर्म और लिपि के लिए अलग संस्थान है या अलग स्कूल है, तो उनको राज्य सरकार उनके साथ क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। इनके लिए भी समान व्यवस्थाएं करवाएगी। राज्य हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। जैसे कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है गीता, तो गीता का अध्ययन किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं होगा और ना ही कुरान बाइबिल का होगा, लेकिन किसी भी जो निजी ट्रस्ट है, निजी विद्यालय है, उसमें भी गीता का अध्ययन नहीं करवाया जा सकता। जबकि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, धर्म और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, तो ये अपने निजी संस्थान है उनमें इन चीजों का अध्ययन करवा सकते हैं। इस प्रकार इनको धार्मिक मामलों में भी छूट दी गई है। तो आज हमारे
भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में क्या वर्ड है वो जोड़े गए थे, प्रस्तावना को कब बनाया गया था और प्रस्तावना क्या चीज क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का रोल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।